बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स सब। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको नावल जो पसंद आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो जो कमेंट करते हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। जो अपना चैनल समझ कर आते हैं और आकर सुनते हैं, पढ़ते हैं और कमेंट करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो नावल पढ़ेंगे बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा नावल है। सही ज़ालिम जिस तरह वो होता है, विलेज बेस्ड है, ज़बरदस्ती की शादी है, फोर्स्ड मैरिज जिसे आप कहते हैं। फिर ये है कि लड़की को मतलब ज़ाहिर ज़बरदस्ती शादी की होती तो हीरो पसंद नहीं आता, और हीरो जो है वो हीरोइन को पसंद नहीं करता। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्विस्ट है, बड़ा जालिम सा दिखाया हुआ है, लेकिन रोमांटिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े की स्टोरी, बड़ी ही हैप्पी एंडिंग है, बहुत प्यारी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे रास्तों को गुलाब कर हेना मलिक ये आया था आंचल के 2007 मई के शुमारे में। सुनो, वो जो सर झुकाए दाएं कलाई में पड़ी चूड़ियों को घुमा रही थी, उसकी आवाज़ पर ठिठक कर रुकी थी, मगर निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो सामने ही बेड पर नीम दराज था। मोहतरमा एमा हसन साहिबा, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। अब की बार उसने निगाह उठाकर देखा। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? एमा की बात पर उसका खून खौल उठा। बमुश्किल खुद पर काबू किया। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है? दीवारों से बातें करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, वैसे भी ये पागलों का मशगला है, होशमंद इंसानों का नहीं। वार्डरोब में लटका नाइट सूट खींच कर निकाला, वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हूँ? एमा ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए नाक चढ़ाई। भाभी, मैं आ जाऊँ? दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के साथ ही आमना की आवाज़ सुनाई दी। ओफ, एक लम्हे को चैन नहीं लेने देते। एमा बड़बड़ाती हुई दरवाजे तक गई। क्या है? अंदाज फाड़ खाने वाला था। आमना बेचारी एक लम्हे को खफीफ सी हो गई। वो बेजी पूछ रही हैं कि खाना भिजवाऊँ? मुझे भूख नहीं है। अंदाज लठ मार सा था। वो भाईजान? नई नई दुल्हन, वो भी शहरी। आमना तो यूं भी खासी मरूब रहती थी उससे। वो वॉशरूम में है। भाभी, आप पूछ कर बता दो ना। ऐसी भी क्या आफत आ रही है? वो जी ही जी में खूब तिल मिलाई, मगर कुछ कह ना सकी। तुम खाना भिजवा दो, कहते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ, पापा, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। उस बेवकूफ़ से तो वही सूखा चिमरक खावर हाशमी अच्छा था। कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए वो सोच रही थी। इस तरारी कैफियत में दाएं हाथ की नाखून चबाती उस समय वो वाकई नफसियाती लग रही थी, नफसियाती मरीज़ा लग रही थी। वो उस वक्त बुरी तरह अपसेट थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। एक्टिंग तो खासी अच्छी कर लेती हैं आप, आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश चलाते हुए कहा। एमा ने सुलग कर उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा। उसके पलटने पर फिलफोर नज़रों का जाविया बदला था। फिल वक्त वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी। मैंने सुना है पागल खूब चीखते चिल्लाते हैं, बेमकसद गुफ्तगू करते हैं, जबकि एमा हसन, आप तो बेमकसद तो दूर, बामकसद गुफ्तगू करने की भी अहल नहीं है। मैं पागल हूँ। वो रुक कर कड़े तेवरों से उसे घूरने लगी। मैं क्या कह सकता हूँ? आप खुद ही अपने मुँह से एतराफ़ कर रही हैं। वही सुलगता हुआ लहजा। एमा महज बेबसी से उसे घूर कर रह गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आमना का चेहरा नमूदार हुआ। वो खाना लेकर आई। बेजी ने खा लिया? वो बहन से पूछने लगा तो आमना ने नफी में सर हिला दिया। तो फिर दस्तरखान पर लगाओ, खाना लगाओ, सब इकट्ठे मिलकर खाते हैं। वो भाभी, आमना की बात मुंह में ही रह गई। इन्हें भूख नहीं है। उसके जवाब पर आमना पलट गई। ये आपका हसन विलाज नहीं है। बेहतर होगा खुद को यहाँ के तौर तरीक़ों के मुताबिक ढालना सीखे। एक तीखी नज़र उस पर डालता हुआ वो बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही एमा ने बेड पर पड़े तकिए उठाकर सामने दीवार पर दे मारे। पुत्र, कुछ हंसा बोला कर, सिंगार किया कर। ये क्या तू हर वक्त कमरे में घुसी रहती है? बेजी की बात पर उसने पहलू बदला। 100 मिलने मिलाने वाले आते हैं, नई दुल्हन को देखने का शौक़ तो सभी को होता है। तो ज़रा शोख रंगों वाले गोटे किनारी वाले सूट पहना कर, आखिर को मेरी नूंह है। बेजी का पसंदीदा मौजू शुरू हो चुका था। मुझे इन भारी कपड़ों में गर्मी लगती है। कुछ भी हो, वो बेजी से बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी। बेजी, भाभी ठीक तो कह रही हैं, आजकल तो मौसम वैसे ही बड़ा गर्म हो रहा है। आमना ने भाभी की तरफदारी में अवाइल बहार के खुशगवार दिनों को गर्म कहने से भी गुरेज ना किया। लो बताओ भला, हमारे ज़माने में तो कवार 1 साल तक गोटे किनारी वाले कपड़े पहनती थी। बेजी, अब वो ज़माने नहीं रहे। आमना मुस्कुराई। एमा को सख्त उलझन हो रही थी। फिर भी पुत्र, तो थोड़ा बहुत सिंगार तो कर लिया कर। यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के। मत जब बीवी को सजा संवरा देखता है तो सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। बेजी आज एमा को कायल कर लेने के मूड में थी। अच्छा ठीक है, कर लूँगी। अंदाज जान छुड़ाने वाला था। बेजी तो गोया खेल उठी।
ए आमना, जा मेरी धी के लिए सच्चे गुलाब के रंग का लश्कार इमारत सूट निकाल और साथ वो रंग बिरंगे मोतियों वाला परांदा भी। एमा तो सुनते ही बदक उठी। उसने तो टालने को कहा था, मगर माँ जी तो आज अमल करने के मूड में थी। कहीं जाना है क्या? वो पूछे बिना ना रह सकी। आज शाम को आमना के ससुराल वाले तारीख मांगने आ रहे हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले मलकों की बहू कितनी सोनी है। शाम को वो मारे बांधे तैयार हो गई थी। सुर्ख और नारंगी शिफॉन का भारी कामदार सूट और फुल मेकअप में वो शोला जवाला बनी हुई थी। बेजी तो उसे देख देख कर निसार हो रही थी। आमना के ससुराल वालों को मलकों की बहू ने खासा मुतासर किया था। मर्द तो बाहर मर्दाने में थे। बहन जी, नू लाता तुसी रज के सोनी लेके आए हो। आमना की सास ने कोई चौथी बार ये जुमला दोहराया। बेजी फ़ख्र से गर्दन अकड़ाए बैठी थी। एमा का बस नहीं चल रहा था कि जाकर भारी लिबास और जेवरात से चांद छुड़ा लेती। खुदा खुदा करके वो लोग रात का खाना खाकर वापसी के लिए उठे तो एमा ने सुख का सांस लिया। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब कॉरिडोर में मुड़ते हुए शाहजेब मलिक से टकरा गई। अकल के साथ साथ क्या आंखें भी दगा दे गई। लतीफ़ से लहजे में किया गया तंज एमा को तपा गया। चले, आप तो आंखें रखते हैं, बजा फरमाया। मेरी बीनाई की तो आप भी दाद देती होंगी, क्योंकि मैं वो कुछ देख सकता हूँ जो दूसरे देखने और समझने से कासिर हैं। अंदाज ज़ोमायनी था। वो नखुवों से सर झटक कर आगे बढ़ने लगी तो शाहजेब ने उसका बाजू थाम कर वापस खींचा। अहमद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये एकदम बिलावजह तो ना था। इन 8 दिनों में पहली बार शाहजेब ने पेशरफ्त की थी। औरत का सजना संवरना पत्थर से पत्थर दिल मर्द को भी मोम कर देता है। बेजी की आवाज़ गूंजी थी। एमा सरासीमगी की कैफियत में उसे देखे गई। ये क्या गोले गंडे जैसा हुलिया बना रखा है तुमने? कमरे में आने से पहले मुंह धोकर आना। औरतों के मेकअप करने से सख्त उलझन होती है मुझे। झटके से बाजू छोड़ता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इडियट, समझता क्या है खुद को जाहिल? उसे में बड़बड़ाती वो वापस पलट गई। जलती भुनती वो काफ़ी देर बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी रही। यूँ लग रहा था जैसे रगों में खून की बजाय लावा दौड़ रहा हो। फिज़ा में बुलंद होती अल्लाह अकबर की सदा पर वो चौंकी थी। ईशा की अजान हो रही थी। मुराकबे से निकल आई मोहतरमा, नमाज का वक्त हो रहा है। सर पर सफ़ेद क्रोशिये की बनी टोपी रखे वो ये कहकर बाहर निकल गया। एमा के खूनखार निगाहों ने उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था। वो जो रॉकिंग चेयर की पुश्त पर सर रखी आंखें मूंदकर ज़ेरे लब मुगन्नी के साथ साथ गुनगुना रही थी। डेक बंद हो जाने पर पट से आंखें खोली थी। ये आपका हसन विलाज नहीं, मलिक शाहनवाज की हवेली है। अपनी गुमगश्ता मोहब्बत का मातम मनाना है तो खामोशी से मनाइए। ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? काटदार लहजे में कहता वो बेड पर बैठकर पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद करने लगा। एमा के तो तलवों से लगी सर पर चाप उठी। वो तुनक कर उसके सर पर आ खड़ी हुई। क्या कहा आपने? ज़रा दोबारा फरमाइएगा। तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और अपनी बात दोहराना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। कमीज़ के ऊपरी 2 बटन खोलते हुए हद-दर्जा बेजारी से कहा गया। और मुझे भी ऐसे जाहिलाना रवैयों की आदत नहीं है। आपने पढ़ लिख कर जो चांद चढ़ाया है उससे तो हम जाहिल ही बने हैं। शाहजेब का तहकीरामेज़ लहजा उसकी जान जला गया। तुम एक नहायत ही तंग नज़र दकियानुसी और शक के इंसान हो। काश मैंने पापा की बात ना मानी होती। चिल्लाकर कहते वो पलटने लगी तो शाहजेब ने झिल्लाकर उसका बाजू दबोचा था। वो लड़खड़ा कर उसके पहलू में आ गिरी थी। बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मुझे औरतों का यूं चिल्ला चिल्ला कर बोलना सख्त नापसंद है। उस समय एमा को शाहजेब की सुर्ख सुर्ख आंखों से बेहद खौफ महसूस हुआ था। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, समझी? झटके से उसका बाजू छोड़ता वो उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। एमा ने अपने बाजू को बाएं हाथ से सहलाया, जहां अभी भी उसकी सख्त गिरफ्त का एहसास बाकी था। वो उठकर कमरे से बाहर चली आई। शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। दिल बार बार भर्रा रहा था। बेजी अपने कमरे में सो रही थी जबकि आमना अपनी किसी सहेली की बहन की मेहंदी में गई हुई थी। अल्लाह रखी और बुआ खैरा भी उसके साथ गई थी। आमना ने उसे भी अपने साथ चलने को कहा था मगर उसने मना कर दिया था। हवेली के पिछवाड़े बने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी वो बेदर्दी से आंसू बहा रही थी। शायद ये सब पापा को तंग करने की सज़ा है। घुटनों में सर दिए वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई। मुझे मम्मा के पास जाना है। वो बुरी तरह रो रही थी। हाँ बेटा, शाम को चलेंगे मम्मा के पास, हाजरा बी ने चमकारा। मुझे अभी मम्मा के पास जाना है। ज़मीन पर बैठकर टांगें ज़ोर ज़ोर से पटकने लगी तो हाजरा बी ने सर पीट लिया। वो सुबह से यूं ही ज़िद कर रही थी। तभी एहसन बेग ने अंदर कदम रखा। क्या हुआ हाजरा बी? एमा क्यों रो रही है? वो फ़ौरन घबरा उठे। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। इससे पहले कि हाजरा भी जवाब देती वो दौड़कर पापा की टांगों से लिपट गई। हसन बेग के चेहरे पर यकलख्त गमगीन से तासुरात उभर आए। अजीज़ अज़जान शरीक हयात की जुदाई का गम तो वो भी सह ना पा रहे थे।
एमा तो फिर बच्ची थी, महज 6 बरस की। एमा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। हसन बेग की एक ही बहन थी जो उनसे 10 बरस बड़ी थी, अर्जमंद खातून की शादी खालाजाद मलिक शाहनवाज से हुई थी। उनके बाद अखलाक बेग थे जो अरसा दराज से जर्मनी में मुकीम थे। हसन बेग सबसे छोटे थे। उनका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेदर गुड्स का बिजनेस था। वो कराची में मुकीम थे। मैमूना उनकी क्लास फेलो थी। दोनों ने पसंद की शादी की। मैमूना का साथ पाकर हसन बेग बेहद खुश थे, मगर ये खुशी उन्हें रास ना आ सकी और शादी के महज 7 बरस बाद वो दिल के आरज़े में मुब्तला होकर उन्हें दागे मुफारकत दे गई। चंद दिनों में ही एमा ने उन्हें परेशान कर दिया था। अर्जमंद बानो अपना घर बार छोड़कर वहाँ कैसे रह सकती थी। एमा अभी छोटी थी और उसे संभालना अकेले हसन बेग के लिए बेहद मुश्किल था। हाजरा बी को भी वो खातिर में ना लाती थी। रफ्ता रफ्ता वो बहल तो गई, मगर हद से ज़्यादा लाड प्यार की वजह से ज़िद्दी और ढीठ बन गई। अर्जमंद बानो अक्सर बेशतर चक्कर लगा जाया करती थीं, मगर एमा तो उनको भी खातिर में ना लाती। अफजाल, कब तक यूं अकेला रहेगा? अब तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैमूना की चौथी बरसी के बाद अर्जमंद बानो ने कहा तो हसन बेग चौंक कर उनकी शक्ल देखने लगे। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? लो, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, मगर मैं मैमूना से बेवफाई नहीं कर सकता। पुत्र, मरने वालों के साथ बेवफाई का ख्याल है और अपनी धी का ख्याल नहीं है तुझे? क्या हुआ है उसे? ठीक तो है? कुछ अकल को हाथ मार, धी नमानी है, कल को जवान हो जाएगी। 100 मसले होते हैं जो वो सिर्फ अपनी माँ को बता सकती है। क्या सौतेली माँ उसे वो प्यार दे सकेगी जो उसका हक है? क्यों नहीं, अभी दुनिया अच्छे चंगे लोगों से खाली नहीं हुई। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। उन्होंने मज़ीद बहस का इरादा तक करके हथियार डाल दिए। शायद वो भी तन्हाई से घबरा गए थे और फिर चंद ही हफ्तों में सादिया बेगम उनकी शरीक हयात बनकर हसन वाला आ गई। वो बेहद अच्छी बीवी साबित हुई थी। हसन बेग को उनसे कोई गिला ना था, मगर शुरू दिन से वो एमा के लिए अपने दिल में जगह ना बना पाए। एक दो बार उन्होंने एमा को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर एमा की ढिठाई और ज़िद पर वो पीछे हट गई। एमा 11वें साल में थी। बाप की दूसरी शादी पर उसे खुशी नहीं हुई थी। उसके जहन में स्टेप मदर का जो खाका था, उसे सादिया बेगम उससे भी कहीं बुरी लगा करती थी। वो उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। दोनों में एक सख्त जंग सी जारी थी। ज़बान से वो कुछ ना कहती थी। हसन बेग के सामने एमा से प्यार जताने की कोशिश ज़रूर किया करती थी। एमा तब भी खामोश रहा करती थी, मगर सादिया बेगम को जलाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती थी। जब वो हसन बेग के शाने से लगकर नित नई फरमाइशें किया करती थी तो सादिया बेगम के चेहरे के तासुरात उसे खूब मज़ा देते थे। उसकी ज़िंदगी में हलचल तब मची जब एक नया वजूद इस घर का हिस्सा बना। साद और फिर फरवा की आमद से सादिया बेगम की पोजीशन एकदम मजबूत हो गई और अब उन्हें कोई डर ना था। एमा जब हसन बेग को बच्चों से प्यार करता देखती तो सुलग कर रह जाती। रफ्ता रफ्ता हसन बेग से भी दूर होती चली गई। हट धर्मी और जर्द इसके मजाज का हिस्सा बन चुकी थी। साद और फरवा से भी नफरत करती थी। सादिया बेगम का रवैया रोज़े अव्वल की तरह था। उन्हें उससे कोई सरोकार ना था कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, वगैरह वगैरह। हसन बेग दिन रात बिजनेस में मसरूफ़ रहते थे। एमा से उनकी मुलाकात अक्सर तब हुआ करती थी जब एमा को रुपयों की ज़रूरत होती थी। वो अब कॉलेज की तालबा थी। कॉलेज में भी वो नकचिड़ी और मुँह फट मशहूर थी। ICS के बाद उसने BCS में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात हारून रज़ा से हुई। वो MSc फाइनल का स्टूडेंट था। दोनों की पहली मुलाकात शॉपिंग मॉल में हुई थी। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, एमा ने पलट कर देखा। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? गॉगल सर पर टिकाती वो खासी मगरूर लगी थी। ये शॉपिंग बैग मेरा है। एमा के हाथ में पकड़े लिफाफे की तरफ इशारा किया। व्हाट? वो तो नक कर बोली। जी हाँ। यू मीन मैं चोर हूँ? कड़े तेवरों से उसे घूरा। मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं तो फिर क्या मतलब था? देखिए मेरे साहब खामखा नाराज़ हो रही हैं। आप मुझे चोर कह रहे हैं और मैं एहतजाज भी ना करूं? ओफ, फिर वही मुर्गे की एक टांग। अजीब अहमक खातून हैं आप। व्हाट? एमा के तो तलवों से लगी सर पर जाकर पूछी। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप अपना बैग काउंटर पर भूल गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक सेल्समैन शॉपिंग बैग उठाए उसकी तरफ आया। एमा ने अपने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग पर नजर डाली तो खिस्से आकर रह गई। बैग में से झांकते मर्दाना कपड़े से शर्मिंदा कर गए। हारून रज़ा ने उबरूज काते हुए एक तंज़िया निगाह उस पर डाली और बिना कुछ कहे उसके हाथ से बैग लेकर आगे बढ़ गया। ये उनकी पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में सोमिया के तवस्सुत से हुई थी। सोमिया उसकी फ्रेंड थी। उसका कज़न MCS फाइनल का स्टूडेंट था। हेलो मात भाई, कैसे हैं आप? लाइब्रेरी से निकलते मात को देखते ही सोमिया ने कहा। एमा भी उसके हमरा थी। फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही? अभी तो स्टार्ट है। अरे मैं तारुफ करवाना तो भूल गई। ये मेरी फ्रेंड एमा है और एमा ये इमाद भाई मेरी खाला के बेटे। सोमिया ने तारुफ की रस्म निभाई। दोनों ने फ़कत सर हिलाकर सलाम किया।
इमाद चलो यार, ये बुक्स तो इशू करवा ली मैंने। और लाइब्रेरी से निकलता वो शख्स एक लम्हे को ठचक कर रुका था। एमा ने सरसरी सी नज़र उस पर डाली और बेनियाज बनी चिंगम चबाती रही, हालांकि वो उसे पहचान चुकी थी। ए हारून, ये सोमिया है मेरी कज़न, और ये एमा सोमिया की फ्रेंड। हारून रज़ा तो एमा हसन से भी बढ़कर बेनियाज से बेमुरव्वत साबित हुआ था। अमाद के तारुफ करवाने पर फ़कत रस्मी अंदाज में सर हिलाया, एमा की तरफ तो देखा भी नहीं। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जाने क्यों एमा को अपनी शदीद इंसल्ट महसूस हुई। अमाद और सोमिया बातें कर रहे थे, जबकि एमा की नज़रें लम्हा बलम्हा दूर होते हारून रज़ा के ताक़ुब में थी। डैम इट, दिल ही दिल में बुड़बड़ाती वो सोमिया और इमाद की तरफ मतवज्जा हो गई। हारून रज़ा का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। वजाहत और रख रखाव मस्ताज उस पे रिजर्व नेचर ने उसकी शख्सियत में चार चांद लगा दिए थे। अक्सर औकात एमा और उसका सामना होता रहता था, मगर वो यूं पास से गुजर जाता था जैसे जानता ही ना हो। यूनिवर्सिटी की दीगर लड़कियों की तरह एमा को भी वो अच्छा लगने लगा था। जितना वो लड़कियों से बेनियाज नज़र आता था, लड़कियां उतना ही उसके आगे पीछे भागा करती थी। मगर एमा हसन ने कभी सोमिया को भी अपने दिल की बात नहीं बताई। MCS फाइनल वाले अब यूनिवर्सिटी से जा चुके थे, मगर हारून रज़ा का नाम अब भी लिया जाता था। उस रोज़ वो यूनिवर्सिटी से घर गई तो पापा और सादिया बेगम को लाउंज में बैठे पाया। हसन भाई खिलाफ मामूल घर पर मौजूद थे। लीजिए आगे आपकी लाडली, खुद ही पूछ लीजिए। सादिया बेगम ये कहती उठकर किचन की तरफ चली गई। एमा यहाँ बैठो, कुछ था बाबा के लहजे में, जिस तरह से छिटकने पर मजबूर कर दिया। जी पापा। हारून रज़ा कौन है? हसन भाई के मुंह से ये नाम सुनकर वो चौंकी। कौन पापा? बनो मत, मुझे बताओ, कब से जानती हो उसे? पापा, वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आई सी। हसन भाई पुरसोच अंदाज में पेशानी पर हाथ फेरने लगे। कब से चल रहा है ये चक्कर? कैसा चक्कर पापा? एमी, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। एमा तो हसन भाई का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। प्लीज़ खुलकर कहें, आप कहना क्या चाहते हैं? वो रुहानसी हो गई थी। तभी हसन बेग के मोबाइल की बेप बजी तो वो उठकर बाहर चले गए। एमा को तो बुरा हाल हो रहा था, वो उलझ सी गई। पापा मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? अपनी उलझन रफा करने वो सादिया बेगम के पास चली आई थी, जिन्हें आम हालात में वो मुखातिब करना भी पसंद ना करती थी। मुझे नहीं मालूम, आप जानती हैं, मुझे बताएं असल बात क्या है? वो चबा चबा कर बोली। तुम तो यूँ कह रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। माय गॉड, अब अगर आपने मुझे ना बताया तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। वो भड़क उठी। एमा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तभी हसन बेग ने अंदर कदम रखा। देख लिया आपने अपनी आंखों से, ये हमेशा ऐसे ही बदतमीज़ी करती है मेरे साथ। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो कहा जाता है कि सुतेली माँ है। सादिया बेगम भराई हुई आवाज़ में बोली तो एमा उन्हें घूर कर रह गई। मगर पापा, मैं तो नो मोर आर्गूमेंट्स, गो टू योर रूम। हसन बेग का लहजा इतना सख्त था कि वो मज़ीद कुछ पूछे बिना वहाँ से निकलती चली गई। एमी आप ही वो अपने कमरे में थी जब फरवा ने दरवाज़ा नॉक करते ही अंदर झाँका। क्या है? अंदाज फाड़ खाने वाला था। दोपहर से शाम हो गई थी और तब से वो मुसलसल एक ही बात को सोची जा रही थी। पापा कौन से चक्कर की बात कर रहे थे? क्या हारून रज़ा और मैं? मगर हमने तो कभी एक दूसरे से रस्म गुफ्तगू भी नहीं की। वो जितना सोचती इतना उलझने लगती। पापा बुला रहे हैं आपको, ये कहते वो भाग गई। एमा मुँह फुलाए हसन बेग के कमरे में दाखिल हुई। आओ बैठो। दोपहर की निस्बत अब उनका मूड बेहतर था। वो सोफे पर टिक गई। सादिया बेगम भी सामने ही बैठी थी। तुम जानती हो आज कौन आया था? पापा ने बात शुरू की। ये जानती है, सादिया बेगम ने लब कुशाई की। आप मुझे बात करने दीजिए। हसन बेग के टोकने पर वो मुंह बनाते हुए खामोश हो गई। आज हारून रज़ा की भाभी आई थी। एमा ने चौंक कर देखा। जी? हैरत के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मगर उन्होंने जिस अंदाज और लहजे में बात की, उसे याद करके तो डूब मरने को जी चाहता है। जानती हो उन्होंने तुम पर किस कदर घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं? तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाली है। उनका कहना है कि तुमने हारून को उकसाया है कि वो अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़कर तुमसे शादी कर ले। पापा बोल रहे थे और वो मुंह खोले सुन रही थी। मगर पापा, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि तुम दोनों मेरे मुंह में खाक कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सादिया बेगम ने गोया कोई बम फोड़ा था उसके सर पर। झूठ है ये सब। मैं तो एमी, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताया होता, मैं खुद तुम्हें बाइज्जत तरीके से रुखसत करता। हसन बेग का लहजा थका थका सा था। एमा ने हैरत से उनकी तरफ देखा था। उनके लहजे से शक की बू आई थी। पापा आप भी? वो औरत हमारे ही घर में हमें एक की 10 सुना कर गई, यहाँ तक कि कह डाला कि बेटी को नकेल डाल कर रखे। जाने कितनों के घर उजाड़ेगी। तौबा तौबा, हम तो भर पाए ऐसी जिल्लत से। सादिया बेगम बोल रही थी, मगर एमा की नज़रें हसन बेग पर जमी थी, गोया वो अपनी बेटी को मुजरिम समझते थे। सादिया बेगम, किसी को कह सुनकर कोई अच्छा सा रिश्ता देखे, मैं जल्द से जल्द एमा को रुखसत कर देना चाहता हूँ। कमरे से निकलते हुए उसने हसन बेग को कहते सुना।
दिल पर मानो बोझ आ गिरा था। उस रोज़ उसे शिद्दत से माँ की कमी महसूस हुई थी और वो उस रात सो नहीं सकी थी। और तब उसके दिल ने बगावत का फैसला किया। सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, रोज़मर्रा की तरह नाश्ता किया, यूनिवर्सिटी भी गई, यूँ जैसे कल का दिन बीच में आया ही ना हो। हारून रज़ा की भाभी ने ऐसा क्यों किया? भला मेरा उससे क्या ताल्लुक है? बस यही उलझन वो सुलझा ना पा रही थी। सोमिया भी छुट्टियों पर थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे जब एक रोज़ उसकी मुठभेड़ हारून रज़ा से हो गई थी। वो शायद किसी काम से यूनिवर्सिटी आया हुआ था। एमा को देखकर उसकी रगे तन गई। वो आगे बढ़ने लगा जब एमा ने पुकार लिया, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर रज़ा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मगर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आपको मेरी बात सुनना होगी। मेरा ख्याल था कि आप मुँह फट और ज़िद्दी हैं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आप इस कदर बदतमीज़ और बेहुदा लड़की हैं। अपनी ज़बान संभालिए मिस्टर। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला। एक तो आपकी भाभी मोहतरमा मेरे ही घर में मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगा कर गई हैं, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि ज़बान संभाल कर बात करूं। झूठ मत बोले मोहतरमा, मेरी भाभी से बदतमीज़ी आपने की है। उफ़, किस कदर झूठे इंसान हैं आप। आपकी भाभी से तो मैं मिली तक नहीं। व्हाट? खुद को बचाने के लिए आप और कितने झूठ बोलेंगी? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, समझे आप। खुशफहमियों की दुनिया से निकल आइए मिस्टर। मैंने कब आपसे कोर्ट मैरिज के लिए अहदो पैमान किए थे और कब आपको मजबूर किया था कि आप मेरी खातिर अपनी मंगेतर को छोड़ दें? ये सब आपकी भाभी मोहतरमा मेरे घर मेरे वालिदैन से ये सब कह कर आई हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस कदर गिरे हुए इंसान हैं। और शट अप, मुझे आवारा, लोफर और नीच खानदान का कहने वाली तुम कौन होती हो? ये मैंने कब कहा? चोरी के साथ साथ झूठ भी आपकी फितरत में शामिल है। मैं नहीं मानता कि मेरी भाभी ने ये सब कहा होगा। तो मत माने, मुझे परवाह नहीं। सर झटकती वो वहाँ से चली गई। दिमाग गोया खोल रहा था, दिल भड़ भड़ जल रहा था। उफ तौबा, किस कदर दोगला शख्स है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोच रही थी, ये भी तो हो सकता है कि उसकी भाभी डबल गेम खेल रही हो, मगर वो भला ऐसा क्यों करेगी? ओह, इतने सुकून से गुजर रही थी ज़िंदगी, पता नहीं ये मनहूस हारून रज़ा बीच में कहाँ से आ गया। वो जितना सोचती उस शख्स से मुतनफ़्फ़र होती। शो मई किस्मत के घर गई तो कुछ लोग उसके रिश्ते के लिए आए हुए थे। हसन बेग और सादिया बेगम उनके पास बैठे हुए थे। उस गुस्से के आलम में वो उनके सामने गई थी और बिला इरादा ही बदतमीज़ी कर बैठी थी। लड़के की वालदा और बहन के सवालों के जवाब तड़क तड़क कर दिए। नतीजतन वो जाते हुए साफ कह गए कि उन्हें अपने लड़के का रिश्ता यहाँ नहीं करना। एमा, बदतमीज़ी की भी कोई हद होती है, सादिया बेगम ने कहा। मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे नहीं होते खुश इखलाकी के ड्रामे। लठ मार अंदाज में कहती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तो हसन बेग और सादिया एक दूसरे को देख कर रह गए। क्या बताऊँ आपा, इस लड़की ने तो जीना हराम कर दिया है। एक तरफ ये लड़की बलाए जान बनी है तो दूसरी तरफ उसके बाप ने मुझ पर इसका रिश्ता तलाश करने की जिम्मेदारी डाल रखी है। तो ठीक है ना, तुम भी जल्द से जल्द इसको यहाँ से रुखसत करने की करो। अरे आपा, आप नहीं जानती, पूरी फितनी है ये लड़की। जो रिश्ता आता है एक बार के बाद लोग दोबारा पलट कर नहीं आते। ये ऐसी ऊटपटांग हरकतें करती है लोगों के सामने को वो लोग फिर मुड़कर नहीं देखते। ये तो क्या लड़की पागल हो गई है? मेरा मतलब है किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर को दिखाओ। यूँ तो ये लड़की सदा तुम्हारे सीने पर ही मूंग दलती रहेगी। क्या करूँ आपा, एक बार हसन से बात की थी तो वो भड़क उठे, उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़े कि उनकी बेटी को पागल कह रही हूँ। तो क्या उसे बेटी की हरकतें नज़र नहीं आती? सब मालूम है मगर कुछ कहते नहीं। चहीती बीवी की निशानी जो है। सादिया बेगम का लहजा जहरखंद हो रहा था। बाहर खड़ी अम्मा के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। वो इत्तफाकन ड्राइंग रूम की तरफ आ गई थी जहाँ सादिया बेगम अपनी बड़ी बहन से बातों में मसरूफ़ थी। वो सर झटकती आगे बढ़ गई। शादी के नाम से एक अजीब सी चिढ़ हो गई थी। उसे बेहतेरे रिश्ते आए मगर कोई दूसरी बार नहीं आया। वजह ये नहीं थी कि वो कोई आम शक्ल सूरत की लड़की थी, हुस्न जमाल में यकता थी और बड़े बाप की बेटी भी, मगर असल वजह यह थी कि वो रिश्ते के लिए आने वालों के साथ ऐसा रवैया रखती कि वो उसे पागल समझने लगते थे। कभी ऊट पटांग बातें हरकतें करती, अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती, या फिर मासूमियत से बिल्कुल फजूल और बचकाना सवाल करती कि चांद सी बहू या भाभी की तलाश में आने वाली सटपटा कर रह जाती। ये सब वो महज सादिया बेगम को चिढ़ाने के लिए कर रही थी। और जब से हसन बेग ने सादिया बेगम को उसके लिए रिश्ता तलाश करने का कहा था, उसे लगा कि पापा उसे बोझ समझकर सर से उतार फेंकना चाहते हैं। उन दिनों माँ की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। 1 साल होने को आया था, अब तो रिश्ते आना भी बंद हो गए थे, क्योंकि ये बात मशहूर हो चुकी थी कि हसन बेग की बेटी का दिमागी तवाज़न ख़राब है। हसन बेग ने सुना तो उनकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई, जबकि एमा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन दिनों उसका MCS का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। तब पूरे 1 साल बाद उसने हारून रज़ा को प्रिंसिपल ऑफिस से निकलते हुए देखा था। वो उस वक्त लेक्चर बंक करके सोमिया के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी। सामने से आते हारून रज़ा ने भी उनको देखा था।
एमा नागवारी से सर झटकते पास से गुजरने लगी। जब हारून रज़ा राह में हायल हो गया, एमा ने अबरूज खाते हुए उसकी तरफ देखा। हेलो, कैसी हैं आप? उसका अंदाज दोस्ताना था, गोया कभी कुछ हुआ ही ना हो। कौन हो तुम? एमा ने तो बेगानगी की इंतहा कर दी थी। मेरा ख्याल है कि 1 साल का अरसा इतना तवील तो नहीं होता कि कोई किसी को शनाख्त ना कर पाए। चलो सोमिया, लेक्चर का वक्त हो रहा है। वो पलटने लगी तो हारून ने पुकार लिया। मिस एमा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़, महज आधा घंटा दरकार है। एमा, तुम बात कर लो, मैं क्लास में जा रही हूँ। सोमिया ने एमा का बाजू दबाते हुए कहा, गोया इशारा दिया कि वो हारून की बात सुन ले। जाने एमा के दिल में क्या समाई कि वो चुपचाप उसकी बात सुनने पर राज़ी हो गई। मैंने सुना था कि आप, हारून ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। वो लोग गार्डन में बने संगी बेंच पर बैठ चुके थे कि मैं पागल हो गई हूँ और अब आप मुझे देखकर तस्दीक करने आए हैं। वो तड़क कर बोली, नहीं, बात तो कुछ और है। एमा के अंदाज पर वो एक लम्हे को गड़बड़ा गया। मिस्टर रज़ा, आपको जो कहना है जल्दी कहें, मेरे पास वक्त नहीं है। आप जानती हैं, 1 वर्ष पहले मैंने आपके घर अपना प्रपोज़ल भिजवाया था। हारून की बात पर चौंक कर उसे देखने लगी। ऐसी कोई बात तो उसके इल्म में नहीं थी। हारून की भाभी आई ज़रूर थी, मगर उनका मकसद रिश्ता मांगना तो नहीं था, वो तो वार्निंग देने आई थी। मेरी वालदा का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। हम 2 ही भाई हैं। आप मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपनी भाभी को आपके घर रिश्ता लेने के लिए भेजा। यहाँ मैंने गलती ये की कि आपसे पूछे बगैर उन्हें आपके यहाँ भेज दिया। जब भाभी वहाँ से आई तो घर आकर खूब रोना धोना मचाया। मुझे ये बताया गया कि आपने ना सिर्फ मेरी भाभी की इंसल्ट की है, बल्कि मुझ पर और मेरे ख़ानदान तक कीचड़ उछाली है। मुझे लूज़ करैक्टर तक कहने से गुरेज नहीं किया। ये सब सुनकर मेरा खून खौल उठा। चूँकि आपकी और मेरी मुलाकातें कुछ अच्छे हालात में नहीं हुई थी, इसको मद्देनज़र रखकर मैंने ये सब सच मान लिया। मुझे अपनी पसंद पर अफसोस होने लगा था। शायद मैं तमाम उम्र उसी गलतफहमी में मुब्तला रहता अगर चंद रोज़ पहले भाभी और उनकी वालदा की गुफ्तगू ना सुन लेता। भाभी की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनकी छोटी बहन से हो, मगर जब मैंने आपका नाम लिया तो वो खामोश हो गई। शो में किस्मत, आपकी वालदा यानी मिसेस सादिया बेग मेरी भाभी की रिश्ते की खाला लगती हैं, और फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया जो कामयाब हो गया। उधर मुझे आपके ख़िलाफ़ भड़काया गया तो उधर आपको मेरे ख़िलाफ़। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने उन दोनों की गुफ्तगू सुन ली, वरना चंद रोज़ तक भाभी मेरा रिश्ता अपनी बहन से पक्का करने वाली थी। आज किसी काम से प्रिंसिपल साहब के पास आया तो आप पर नज़र पड़ गई। शायद हमारा साथ मुकद्दर में ना हो, मगर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सारी ज़िंदगी बुरे लफ्ज़ों में याद करें। बस इसीलिए आपको असल बात से आगाह करना ज़रूरी समझा। वो खामोश हो गया। एमा तो गोया सकते में थी। उसने एक बार ये ज़रूर सोचा था कि हारून रज़ा की भाभी डबल गेम खेल रही है, मगर सादिया बेगम भी उस खेल का हिस्सा होंगी, उसे उम्मीद ना थी। एमा, आप मुझे कल भी अच्छी लगती थी और हमेशा मेरे दिल में आपके लिए ख़ास मकाम रहेगा। मैंने खुलूस नीयत से आपका हाथ मांगना चाहा था, मगर क्या आप अपना प्रपोज़ल दोबारा भिजवा सकते हैं? हारून का जुमला कतई करके एमा ने कहा तो हारून ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शायद एमा खुद भी नहीं जानती थी कि ये जुमला उसके मुंह से कैसे निकला था। जी हाँ या ना? मगर हाँ या ना? ओके, इस बार मेरी फूफो और मेरे भाई आपके यहाँ आएंगे। हारून रज़ा का चेहरा खिल उठा था, जबकि एमा का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसके दिल में हारून रज़ा के नाम से कोई शोरीदा सरी ना जागी थी। घर आई तो अर्जुमंद बानो मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। अंदाज में कोई गर्मजोशी ना थी। अर्जुमंद बानो वो मुश्किल साल में 1-2 बार ही आ पाती थी और एमा की उनसे फ़कत सलाम दुआ तक ही मुलाकात होती थी। अर्जुमंद बानो तो हमेशा से उससे बड़े प्यार से मिला करती थी, मगर वो शायद रिश्तों को बरतने और निभाने के फ़न से आ रही थी। हत्ता कि अपनों की अपनायत को भी महसूस ना कर पाती थी, या शायद करना नहीं चाहती थी। हठ धर्मी उसकी फितरत का खासा बन चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके मेरी धी आ गई। अर्जुमंद बानो ने बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का बड़ा करम है। मैं खाना लगवाती हूँ। सादिया बेगम उठकर चली गई। खाने की मेज़ पर ही उसकी मुलाकात शाहज़ेब मलिक से हुई थी। गोया फूफो इस बार तनहा नहीं आई थी। एमा ने सरसी से सलाम किया था, जिसका उसने फ़कत सर हिलाकर जवाब दिया था। पापा भी मौजूद थे। खाना बड़े खामोश से माहौल में खाया गया। एमी पुत्र, कहाँ जा रही हो? मेरे पास तो बैठो। खाना ख़त्म करके वो उठकर जाने लगी तो अर्जुमंद बानो ने पुकारा, फूफो, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, शाम को आपसे बातें करूँगी। एक लम्हे को खामोशी छा गई। शाहज़ेब ने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसे देखा, फिर नागवारी से नज़रें फेर लीं। हसन बेग की खशमगी निगाहों को नज़रअंदाज करती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बुरा मत मानिएगा आपा, आजकल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सादिया बेगम ने जामिद खामोशी को तोड़ा। खैर तो है हसन, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अर्जुमंद बानो फिक्रमंद होगी। बस आपा क्या बताऊँ?
हसन बेग ने सरदा भरी। वो मुख्तसरन अर्जमंद बानो को वो सब कुछ बताने लगे। अर्जमंद बानो के साथ साथ शाहजेब भी ये सुन रहा था, मगर सिर्फ इतना था कि उसके तासरात अर्जमंद बानो से कतई मुख्तलिफ थे। हारून रज़ा की फूफी और भाई हारून का रिश्ता लेकर आए थे। सादिया बेगम हैरान थी तो हसन बेगम को सख्त ताव आया था। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वो एमा का रिश्ता कहीं और तय कर चुकी हैं। एमा इस बात से लाइल्म रही कि हारून रज़ा के घर वाले आकर चले भी गए। वो तो हारून रज़ा के फ़ोन करने पर उसे हकीकत मालूम हुई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं एमा? क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? व्हाट? ये आपसे किसने कहा? वो तकरीबन चिल्लाई। आज मेरे घर वाले आपके यहाँ आए थे, क्या आपको मालूम नहीं? वो कुछ तल्ख हो गया। नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। उसे ज़िंदगी में पहली बार अपनी लाइल्मी पर गुस्सा आने लगा। आपके वालिद साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो आपका रिश्ता आपके फुफीज़ाद से तय कर चुके हैं। क्या ये बात भी आप नहीं जानती? हारून का लहजा कुछ अजीब सा हो गया। देखिए मिस्टर रज़ा, मुझे झूठ बोलने की आदत है, ना ही वजाहतें देने का शौक़। ये कहकर उससे खचाक से फ़ोन बंद कर दिया। दिल में गोया अल्लाह दहक रहा था। उसकी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला उसे बिना पूछे कर दिया गया और उसे कुछ मालूम ही ना था। ओह, तो गोया फुप्पो अपने उस जाहिल बेटे के साथ इस बार इस मिशन पर आई हैं। वो महज दांत पीस कर रह गई, फिर कुछ सोचकर तन फन करती हसन बेग के कमरे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होती, अंदर से आती आवाज़ों पर उसके कदम थम गए। आपा, मैं टूट चुका हूँ। ये लड़की मेरी जान लेकर छोड़ेगी। ना, ऐसे नहीं बोलते, वो धी है तेरी, बस ज़रा लाड प्यार में बिगड़ गई है। तो फिक्र ना कर, अब वो तेरी नहीं मेरी जिम्मेदारी है। अर्जमंद बानो की तसल्ली आमेज़ आवाज़ गूंजी। डॉक्टर्स कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ज़हनी दबाव का शिकार है। ब्याह के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र क्यों करता है? खैर से बिस्मिल्लाह करो और ब्याह की तैयारियां करो। एमा तो सुनकर गोया पत्थर की हो गई थी। ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? ऐसा तो उसके वहमों गुमां में भी नहीं था। जानती तो अर्जमंद बानो भी ना थी कि वो इस बार भाई के घर से बेटे का रिश्ता तय करके लौटेंगी। शाहजेब किसी काम से कराची आ रहा था तो अर्जमंद बानो भी साथ होली के भाई से मिले अरसा हो गया था। यहाँ आकर जो हालात मालूम हुए तो उनका दिल पसीज गया। झट से भाई से कह दिया कि वो एमा को अपनी बहू बनाने पर तैयार है। शाहजेब से पूछा तो वो जैसे आपकी मर्जी कहकर चुप हो गया, जबकि अर्जमंद बानो बेटे की सादतमंदी पर निसार हो गई। फ़ोन पर ही मलिक शाह नवाज से मशवरा करके रिश्ता तय कर दिया। एमा जानती थी इस बार इनकार करना मुश्किल होगा। हसन बेग कोई बात सुनने पर राज़ी ना होंगे। उसने कुछ सोचकर बराह रास्त शाहजेब से बात करने का फ़ैसला किया। सुबह वो और फूफो वापस जा रहे थे और एमा ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। रात के 11 बज रहे थे और वो शाहजेब के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। आप? एमा को दरवाजे पर देखकर वो चौंका था। अंदर आ सकती हूँ? जी नहीं। वो बेहद संजीदा था। जी देखिए, आप तो अब नॉर्मल कहलाकर छूट जाएंगी, मगर मैं फंस जाऊंगा। वो इतना सीधा नहीं था जितना एमा उसे समझ रही थी। जाहिल होने के साथ साथ अड़ियल भी है। वो दिल ही दिल में बोली थी, मैं पागल हूँ और आप फिर भी मुझसे शादी करने पर तैयार हो गए। एमा के कहने पर शाहजेब ने उबरूज काटते हुए उसे देखा। पागल कभी भी अपने मुंह से नहीं कहता कि वो पागल है, चाहे सारी दुनिया यकीन कर ले कि एमा हसन पागल है, मगर मैं जानता हूँ कि आप महज पागलपन का ढोंग रचा रही हैं। मैं आपसे बहस करने नहीं आई, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मुझसे शादी से इनकार कर दें। ये नेक काम आप खुद क्यों नहीं अंजाम दे देती? वो गोया महजूज होकर बोला था। एमा उसके अंदाज पर ज़िच हो गई। अगर मुझे किसी अहमक से ही शादी करनी थी तो वो खावर हाशमी क्या बुरा था? जो था तो एफ़ए पास, मगर दौलत बेतहाशा थी उसके पास। और वो हारून रज़ा, उसमें तो किसी चीज़ की कमी ना थी। बहुत लंबी फहरिस्त है, गनवाने बैठूँ तो रात बीत जाए, और आप तो इस फहरिस्त में कहीं नहीं आते शाहजेब मलिक। शिद्दत ज़ब्त से शाहजेब का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या आप आधी रात को मुझे यही बताने आई हैं? सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मुझे आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा आप खुद पीछे हट जाए, वरना आगे आप खुद समझदार हैं। वो जैसे आई थी वैसे पलट गई, मगर शाहजेब मलिक के दिल का सुकून व करार तहोबाला कर। फ़कत एक हफ़्ता गुजरा था और आज ठीक 8 दिनों बाद वो उस घर से विदा हो रही थी। उसे सबसे ज़्यादा हैरत शाहजेब मलिक पर थी, जो सब कुछ जानते बूझते उसे अपनाने पर तैयार हो गया था। अपने तई उसने शाहजेब का दिल ख़राब करने में कोई कसर ना छोड़ी थी, मगर वो तो अजीब शख्स निकला था। रुखसती के वक्त हसन बेग ने उसके सर पर हाथ रखा और गले लगाना चाहा तो वो जानबूझकर पीछे हो गई। ये गोया बाप से नाराज़गी का इजहार था। मैं आपके लिए बोझ बन गई थी ना पापा, अब आप मेरी सूरत को भी तरसेंगे। हसन बेग नम आंखें लिए उसे रुखसत कर रहे थे जब वो दिल ही दिल में उनसे मुखातिब थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। सूदो ज़िया का कोई निशान उसके
सूदों से का कोई निशान उसके चेहरे पर तलाशना मुश्किल था। उसके दिल में क्या था ये सिर्फ वही जानती थी। पीसी में शानदार सा बेडरूम उसका हिजला रूसी बनाया गया था। दोस्तों को रुखसत करके जब शाहजेब मलिक ने अंदर कदम रखा तो निगाह बेख्तियार गुलाब और मोतिये के फूलों से आरास्ता सेज की तरफ उठी थी। एक लम्हे को वो ठिठक कर रुक गया। सुरख गुलाबों से आरास्ता जहाजी साइज बेड पर सुरख और मरून रूसी लिबास तो मौजूद था, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थी। ये सब देखकर उसकी रगें तन गई। फितरी तौर पर उसकी ख्वाहिश थी कि जब वो अंदर दाखिल होता तो उसकी दुल्हन मशरकी अंदाज में नज़रें झुकाए मैं भी इंतज़ार होती, मगर यहाँ ऐसा कुछ ना था। उसने बेदिली से शेरवानी के बटन खोले और शेरवानी उतारकर सामने सोफे पर उछाल दी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो बेबी पिंक और फिरोज़ी कॉटन का सूट ज़ेबतन किए बरामद हुई। तौलिए से चेहरा थपथपाती वो आईने के सामने जा रुकी और बालों में ब्रश लाने लगी। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो चंद घंटों की दुल्हन है। शाहजेब लब भींचे उसकी हरकतें देखता रहा। वो कभी मुस्कुराने लगती थी तो कभी चेहरे पर संजीदगी तारी कर लेती थी। शाहजेब उसके मुकाबिल जा रुका। ये सब क्या है? उसने बेड पर बिखरे रूसी लिबास और गहनों की तरफ इशारा किया। एमा ने एक नज़र बेड की तरफ देखा और फिर शाहजेब की तरफ देखते हुए ज़ोर से कहका लगाया। शाहजेब ने जुज़बुज़ होकर पहलू बदला। आपको नहीं पता? वो मुस्कुराई। मुझे भी नहीं पता। मासूम सी शक्ल बनाकर आंखें पटपटाने लगी। पापा से पूछ कर आऊँ? बेवकूफ़ों की तरह कहती। आगे बढ़ने लगी तो शाहजेब ने सरद से उसका बाजू थामकर उसे खींचा। एमा हसन, मुझे ये ड्रामे पसंद नहीं हैं, चबा चबा कर कहा तो एक लम्हे को एमा भी खामोश हो गई। आई नो आपको सिर्फ धूप किनारे अच्छा लगता है। वो बोली तो लहजा इतनी मासूमियत लिए हुए था कि एक लम्हे को शाहजेब मलिक भी चकरा कर रह गया था कि अगर वो एक्टिंग कर रही थी तो शाहजेब उसकी लाजवाब अदाकारी पर अश अश कर उठा था, और अगर वो वाकई दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी तो ये बेहद अफसोसनाक था। शाहजेब मलिक जैसा ज़ीरिक बंदा भी झुंझला गया था। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ पागलपन का ढोंग रचा रही हो। उनका अंदाज और लबो लहजा दोनों ही जहरखुंद हो रहे थे। बेजी की ये बदतमीज़ और ज़िद्दी भतीजी उसे कभी भी पसंद नहीं रही थी। अच्छा, वो हंसी। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? किस्मत ख़राब हो तो इंसान क्या कर सकता है? उसका लहजा पे दिल जलाने वाला था। बेहतर होगा तुम अपने उस आशिक का ख्याल जहन से निकाल दो जिसके इंतज़ार में तुमने ये सवांग रचा रखा है। तंस के निश्तर उतारता वो चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तुम क्या समझते हो शाहजेब मलिक, मैं तुमसे डर जाऊंगी? एमा हसन ने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। बेड पर से तकिया और कंबल उठाकर वो सोफे पर लेट चुकी थी। वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसे सोफे पर लेटे देखकर एक लम्हे को रुका। बहुत अच्छा किया आपने जो बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली। कम अज़ कम आपकी कुर्बत की मुझे कोई चाह नहीं। बेड पर लेटते हुए वो कह रहा था। एमा सुलग कर रह गई। ये बंदा कोई वार खाली नहीं जाने देता। मैंने तुम्हारी भी ज़िंदगी अजीरन ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना, वो महज सोच कर रह गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद उनकी लाहौर के लिए फ़्लाइट थी। लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर उनका गांव था। वहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद थी। बिजली, गैस, टेलीफोन। हवेली भी खासी बड़ी और शानदार थी। वलीमा गांव में हुआ था। वलीमे की तकरीब के इख्तिताम तक वो खासी थक चुकी थी। शाहजेब बाहर मर्दाने में था। उसके आने से पहले ही वो कपड़े बदल कर सो चुकी थी। थकन इतनी थी कि उसे पता भी न चला कि कब शाहजेब कमरे में आया था। आंख खुली तो वो बदक कर दूर हटी। वो उससे ज़रा फासले पर वो महवे ख्वाब था। उसे याद आया कि रात वो इस कदर थक चुकी थी कि बेड पर ही सो गई थी। तभी बाहर से दरवाज़ा बजाया गया था। दस्तक की आवाज़ पर शाहजेब की आंख खुल गई। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मुंदी मुंदी आंखों से उसने एमा की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों सोए? उसका लहजा ऐसा था कि वो बिलबिला उठा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बावर करवा दिया था कि मुझे तुम्हारी कुर्बत की कोई तमन्ना नहीं है। बिलफर्ज अगर ऐसा हुआ भी तो ये मेरा शरई हक है। वो साइड पर पड़ी कमीज़ उठाकर पहनने लगा। बेफिक्र रहो, हम देहाती लोग हक की वसूली चोरी करके नहीं बल्कि डंके की चोट पर करते हैं। वो उठकर दरवाजे की तरफ गया। और सुनो, आज के बाद मुझे तू या तुम कहकर मत पुकारना। पलटकर एक घूरती हुई निगाह उस पर डाली और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर अतिया भाभी और चंद दूसरी खवातीन मौजूद थी। वह सब शाहजेब की तरफ देखकर मनीखेज अंदाज में मुस्कुराई थी। मैंने कहा देवर जी, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। अतिया भाभी के कहने पर वो खज्जल सा होकर कन्नी कतरा कर गुजर गया। अतिया भाभी उसके चचाजाद खालिद की बीवी थी। FA पास थी। शाहजेब से बेतुकल्लिफी भी थी, इसलिए उसे बात पे बात छेड़ने से बाज नहीं आती थी। अब वो सब एमा को घेरे बैठी थी, जबकि एमा दिल ही दिल में कलस रही थी। घर के सभी लोगों ने उसे हाथ का छाला बना रखा था। आमना और आयशा भाभी उस पर जान मारती थीं तो बेजी के लिए वो जिगर का टुकड़ा थी। बाबा जान मलिक शाहनवाज का रवैया भी बेहद अच्छा था। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। शाहजेब और उसका ताल्लुक पहले रोज़ की तरह था। एमा के लिए वो खासी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। घर पर वो बहुत कम होता था, मगर जब होता था एमा के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता था। बात बेबात तंज करना उसकी आदत बन चुकी थी। हसन बेग का फ़ोन अक्सर आता रहता था, मगर वो जानबूझकर इधर उधर हो जाती थी।
तो शहर कब जा रहा है? लाहौर? हाँ, शायद कल परसों तक। खैरियत? कुछ मंगवाना है? आमना के दाज की कुछ चीज़ें लेनी थी, कह रही थी भाभी की पसंद की लूँगी। तो ऐसा कर इस बार एमा को साथ लेते जाना, अपने लिए भी कुछ खरीद लेगी। एमा खाना लेकर आ चुकी थी, उसने खाने की ट्रे शाहजेब के सामने रखी। ठीक है, बेजी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। पैकिंग कर लेना, हम कुछ दिनों के लाहौर जा रहे हैं। सोने से पहले उसने कहा था। क्यों? मुझे बहस करने वाली औरतें पसंद नहीं। वो चिढ़कर बोला। मिस्टर शाहजेब मलिक, आप एक बार ही मुझे बता क्यों नहीं देते क्या आपको किस किस्म की औरतें पसंद हैं? वो जाने क्यों बहस पर आमादा थी। मेरी पसंद नापसंद से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अजीब इंसान है आप, कम से कम मेरी समझ से बालातर हैं। उसके लहजे में बेबसी घुली थी। जाहिर है समझ बूझ आप जैसे पागलों की मेरास थोड़ी होती है। लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। मैं पागल नहीं हूँ समझे आप, वो तड़प कर बोली थी। अपने ही बयान से मुकर रही हैं मोहतरमा। गलती होगी, माफ़ कर दे मुझे, जान बख्श दे मेरी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। बस निकल गए सारे कसबल? इतना ही दमखम था? वो उठकर उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। जब आपको मुझसे नफरत थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? शाहजेब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये लहजा और अंदाज पहले से बदला हुआ था। पहले सी अकड़ की जगह बेबसी नजर आ रही थी। तो गोया एमा हसन साहिबा हथियार डाल चुकी हैं। वो पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। एमा उसके इस तरह देखने पर सटपटा गई। वो इतनी बुरी नहीं थी जिसकी वो तवक्को कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि मेरी बर्दाश्त नफरत की हद कहाँ तक है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, मगर एमा ये सब देखने से कासिर थी और उसके लिए मेरी ज़िंदगी को तख्ता मशक बना डाला। ये सब भी आप ही की ख्वाहिश थी। फांसों की दीवार आपने खड़ी की थी, मैंने नहीं। एमा उसके पल पर बदलते मूड पर हैरान हो रही थी। ये वो शाहजेब मलिक तो नहीं था जिसकी बदमिजाजी और उखड़पन ने उसका जीना मुहाल कर रखा था। शाहजेब ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करके उसे खुद से करीब किया तो वो होश में आई। ये पेशकदमी बिला वजह तो ना थी। सबसे ज़्यादा हैरानी उसे अपनी बदलती कैफियत पर हो रही थी। दिल की धड़कन हद से सवा हो गई थी। ऐसा क्या था उसके कुरब में कि वो बेखुद होने लगी थी? वो झटके से दूर हटी थी। किसी भूल में मत रहिएगा शाहजेब मलिक, आप क्या समझे मैं आपके ज़रा से इल्तफात से राम हो जाऊंगी? तो फिर ये बेबसी और नदामत कैसी है? उसका लहजा खुरदरा हो गया। ओफ, मेरे लफ्ज़ों का इतना गलत मतलब लिया है? इस कदर सती लड़की समझता है ये शख्स मुझे। उसे सोचकर ही शर्म आने लगी थी। ये समझ रहा है कि मैं पके हुए फल की तरह उसकी झोली में गिरने को बेताब हो रही हूँ। इसलिए मारे शर्मिंदगी के उसकी आंखें भर आ गईं। वो एक मलामत भरी निगाह उस पर डालती आगे बढ़ने लगी तो शाहजेब ने उसका रास्ता रोक लिया। जानती हो, औरत की जिद और तकरार मर्द के अंदर के हैवान को जगाने में मावन साबित होती है। एमा को यकलख्त उससे बेहद खौफ महसूस हुआ। पेशानी अरक आलूद हो गई। उसने खौफ के मारे आंखें मीच ली। शाहजेब ने उसकी इस कैफियत पर महसूस होकर कहका लगाया। उसने झट से आंखें खोली थी। उस वक्त कबूतर और बिल्ली वाली मिसाल तुम पर सादिक आती है। मुझे नींद आ रही है। वो जाए फरार तलाश कर रही थी। लानत हो तुम पर एमा हसन, खामखा भिड़ों के छत्ते को छेड़ डाला। वो खुद को सरजंश करने लगी। जाओ, जाकर सो जाओ। यकलख्त उसके चेहरे पर संजीदगी ने जगह बना ली। उसका हाथ छोड़कर वो बेड की तरफ बढ़ गया। एमा ने मशकूक अंदाज में उसकी तरफ कुन नखियों से देखा। अगरचे वो उसे छोड़कर अपनी जगह पर लेट चुका था, मगर वो अभी भी बेयकीनी और खौफ का शिकार थी। जब ही सोफे पर टांगे लटकाए बैठी थी। बेफिक्र होकर सोए एमा साहिबा, छीन छपट कर खाना कम अज़ कम मेरी नज़र में मर्दानगी नहीं है। कमरे के खामोश माहौल में उसकी आवाज़ गूंजी तो वो चेहरे तक कंबल तान कर लेट गई, मगर दिल अभी भी सूखे पत्ते की माने लरज़ रहा था। गांव से लाहौर शहर का फासला कमोबेश 3 घंटे का था। वो सुबह 10 बजे निकले थे और 1 बजे वहां पहुंच गए थे। जाने क्या सोचकर शाहजेब ने होटल में 2 कमरे बुक करवाए थे। शायद गुज़श्ता रात के वाक़ये ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। जो भी था, कम अज़ कम एमा के लिए ये सूरत हाल बेहद तसल्ली बख्श थी। शाम तक फ्रेश होने के बाद उसने वो सारी शॉपिंग की थी जिसकी लिस्ट आमना ने बना कर दी थी। चंद चीज़ें रह गई थी जिनकी ख़रीदारी उसने अगले दिन पर डाल दी थी। शाहजेब का रवैया बेहद संजीदा लिया दिया सा था। शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते ही उसकी मुठभेड़ हारून रज़ा से हो गई। जाने कि उसने सरासिमगी से पहले हारून और फिर शाहजेब की तरफ देखा था। हेलो अम्मा, कैसी हैं? वो कन्नी कतरा कर गुजर जाना चाहती थी, मगर शायद हारून रज़ा ऐसा नहीं चाहता था। शाहजेब ने तीखे चतून से एमा की तरफ देखा तो वो मज़ीद सहम गई। ठीक हूँ। जाने कि उसे शाहजेब से खौफ आने लगा था। बहुत मुबारक हो शादी की। थैंक यू, ये मेरे हस्बैंड हैं शाहजेब। एमा ने तारुफ की रस्म निभाई। मुझे हारून रज़ा कहते हैं। हारून ने शाहजेब की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ओह, तो आप हैं हारून रज़ा, बड़ा जिक्र सुना था आपका। शाहजेब का लहजा आम सा था, मगर अल्फाज
हरगिज़ आम ना थे। एमा के साथ साथ हारून भी कुछ चौंक सा गया। आप लोग प्लीज़ मेरे घर चलिए, डिनर वही करेंगे, हारून ने ऑफ़र की थी। आप लाहौर कब शिफ्ट हुए? बेख्तियार एमा के मुंह से फिसला था। 1 माह हो गया है, मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। बहुत शुक्रिया हारून साहब, डिनर पर हम लोग कहीं और इन्वाइटेड हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शाहज़ेब ने सहूलत से माजरत की। अलविदाया का कलमात कहता वो आगे बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर एमा ने कुनखियों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पथरीले से तासरात थे। आखिर में उस शख्स से इतना क्यों डर रही हूँ? एमा ने खुद को तसल्ली दी थी। लाख वो ज़िद्दी और मुँहफट सही, मगर जाने क्यों शाहज़ेब के सामने वो सहम जाती थी। शायद उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी रौबदार थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो खासा माकूल इंसान लग रहा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो चटक कर बोली थी। हूँ सफ़ेद झूठ, वो बड़बड़ाया, मगर बड़बड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि वो सुन सकती थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, समझे आप? अपने आशिकों की फहरिस्त सुनाने तुम मेरे पास आई थी। मैं नहीं गया था तुमसे पूछने कि कौन कौन तुम पर थूक कर जा चुका है और कौन बाकी है। शाहज़ेब मलिक ज़बान संभाल कर बात करें। अहानत के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कनपट्टी की रग फड़कने लगी थी। शट अप, हमारे यहाँ बीवियाँ शौहरों को नाम से नहीं पुकारती। वो धाड़ा था। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी, पहले खुद को इस काबिल तो बनाएं कि बीवी रख सकें। उसके अल्फाज थे कि कोई पिघला हुआ शीशा शाहज़ेब मलिक की समातों में उंडेला था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। एमा का सर डैशबोर्ड पर टकरा जा लगा था। शाहज़ेब ने उसका दाहिना बाजू पकड़कर झटके से अपनी तरफ मोड़ा। बहुत बुरा किया तुमने एमा हसन, अब इसका खमियाजा भी तुम ही भुगतोगी। इतने ज़ोर से उसका बाजू झटका था कि वो बिलबिला उठी थी। गाड़ी हवा से बातें करती आगे बढ़ रही थी। एमा तो उसकी लहूरंग आंखों में उतरती वहशत से ही दहल गई थी। होटल पहुंचकर सीधा वो अपने कमरे में गया था। एमा ने अपने कमरे में पहुंचकर सुख का सांस लिया, फिर जाने क्या सोचकर कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। उसकी सांस धोंकने की मालिक चल रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से सीने की दीवारों से टकरा रहा था। शाहज़ेब मलिक की निगाहों की वहशत अभी तक उसे दहलाए दे रही थी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंक गई। दस्तक दोबारा हुई तो वो डरते डरते दरवाजे तक गई। कौन? रूम सर्विस मैम, डिनर रेडी है। बेटे की आवाज़ पर उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। मैजिक आई से देखकर तसल्ली की, फिर भी एक खौफ सा दामनगीर था। नहीं चाहिए, वेटर को मना करके वो दोबारा अपने बेड पर आकर बैठ गई। आधा घंटा यूं ही गुजर गया। घड़ी रात की 11 बजा रही थी। वो खुद को तसल्ली देती नाइट सूट उठाकर वॉशरूम में घुस गई। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाया और सोने के लिए लेट गई। मैं खामखा डर रही थी। रूम तो लॉक्ड है, वो भला क्या कर सकता है? यूं ही मुझे धमका रहा था। वो खुद को तसल्लियाँ दे रही थी। तभी क्लिक की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। नो वारिद ने अंदर दाखिल होने के बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा लॉक कर दिया था। कौन है? वो उठकर बैठ गई। नाइट बल्ब की धीमी सी रोशनी में उसने उस शख्स की तरफ देखा तो रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट सी दौड़ गई। शाहज़ेब मलिक बड़ी अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। वो उछलकर बेड से नीचे उतरी। शाहज़ेब ने सरहद से उसका बाजू थाम कर खींचा था। वो उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। जा कहाँ रही हो स्वीट हार्ट? अभी तो मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना है। शाहज़ेब के लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। एमा का पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। वो जान चुकी थी अब फरार मुमकिन ना था, मगर फिर भी अपनी सी कोशिश करते हुए उसने मुज़ाहमत की तो वो हंस दिया। मैं तो अब तक खामोश था, मगर तुम्हें शायद मेरी खामोशी भाई नहीं। वो बोल रहा था, जबकि एमा उसकी मजबूत गिरफ्त में महज फड़फड़ा कर रह गई थी। वाकई औरतें बहुत बड़ी ड्रामाबाज होती हैं। डॉक्टर को रुखसत करके वो अंदर आया तो बाआवाज़ बुलंद इजहार ख्याल किया। वो बुखार में फनक रही थी। उसने दसदीदा निगाहों से उस सितमगर की तरफ देखा। सारा दिन वो शदीद बुखार की हालत में बेसुध पड़ी रही थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद उसकी हालत कुछ संभली थी। अल्लाह रे, ये नाजुक मिजाजी ऐसी भी क्या क़यामत टूट पड़ी तुम पे कि बीमारी का बहाना बना लिया। लफ्ज़ों के निश्तर उतारता वो बेहद जालिम लग रहा था। किस कदर बेहिस इंसान है आप, बल्कि आपको तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। वो जलकर गोया हुई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। एमा बेगम, लगता है आपकी तबीयत अभी भी ठिकाने नहीं लगी, वो महजूज कुन अंदाज में कह रहा था। एमा ने आंखें मूंद कर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। पापा, आपने मुझे इस वहशी के पल्ले बांध कर अच्छा नहीं किया। आंसू पलकों से बंद तोड़कर तकिए में जज्ब होने लगे थे। क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। शाहज़ेब के अंदाज पर वो कलस कर रह गई। मुझे घर जाना है, वो भराई आवाज़ में बोली। क्यों इतनी जल्दी? अभी तो आपके बॉयफ्रेंड के यहाँ डिनर भी करना है। तंज के निश्तर एमा के जिगर को लहू लहू कर गए। शाट अप, वो तड़प कर बोली। यू शाट अप, वो तुर्की बतुर्की बोला, लहजा गुर्राहट लिए हुए था। यही है ना वो शख्स जिसकी खातिर तुमने ये पागलपन का ढोंग रचा था? शाहज़ेब के कहने पर एमा ने महज खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर निगाह का जाविया बदल लिया। इस तरह नज़रें चुराने का मतलब समझती हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से।
क्यों, तुम्हारी चोरी पकड़ ली है मैंने इसलिए? मुझे सफाइयाँ पेश करने का कोई शौक नहीं, तुमसे सफाई मांगी भी किसने है? वो उठकर खड़ा हुआ। एनीवे, पैकिंग कर लो, कुछ देर बाद हम रवाना हो रहे हैं हवेली के लिए। हुक्म जारी करता वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं तकिए में मुँह छुपाकर एक बार फिर शिद्दत से रो दी। ये ख्याल रखा है तूने मेरी धी का? देख तो कैसी पीली हल्दी हो रही है। 2 दिनों में इतना सा मुँह निकल आया मेरी रानी का। बेजी तो उसे देखते ही शुरू हो गई थी। उसकी हालत ही ऐसी थी जैसे सदियों से बीमार। बेजी, मैं ठीक हूँ, कमज़ोर से लहजे में कहती। जाने की वो नज़रें चुरा गई। आमना, उठ जाकर खाना लगवा, मेरे बच्चे सफ़र से आए हैं, भूख लगी होगी। बेजी, हमने रास्ते में ही खा लिया था। हाँ, बता मज़ेदार सी चाय हो जाए तो क्या ही बात है, वो भी मेरी प्यारी बहन के हाथ की। शाहजेब का मूड खासा खुशगवार था, या शायद एमा को जलाने की खातिर लहजा ऐसा बनाया था। आमना फ़ौरन उठकर चाय बनाने चली गई। एमा अपने कमरे में पहले ही जा चुकी थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे को रुककर उसे देखने लगा, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे हुई थी। बेहद खूबसूरत नकूश मगर रंगत सरसों के फूल की मानिंद हो रही थी। वो सच झटकता हुआ वार्डरोब की जानिब की तरफ बढ़ गया। कपड़े चेंज करके आया तो वो भी उसी तरह बैठी हुई थी। एक लम्हे को शाहजेब को यूँ महसूस हुआ जैसे सामने एक जीती जागती लड़की नहीं बल्कि संगमरमर से तराशा हुआ मुजस्मा रखा हो। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। एक अनजाने से खदशे के तहत शाहजेब ने बेख्तियार झुककर उसकी नब्ज़ टटोली। एमा ने पट से आंखें खोली थी। दाएं कलाई अभी तक शाहजेब की गिरफ्त में थी। उसने सासीमा होकर हाथ खींचना चाहा। उसका यह सहमा सहमा अंदाज़े मज़ाहमत शाहजेब को लुत्फ़ दे गया। कलाई पर गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। क्या हुआ? अनजान से लहजे में कहता वो उसके सामने टिक गया। मुझे नींद आ रही है। कल तक बढ़ चढ़कर बोलने वाली एमा हसन आज शाहजेब मलिक के सामने अकला गई थी। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं आ रही, हालांकि पूरे सफ़र के दौरान मैं ड्राइव करता रहा हूँ, जबकि तुम तो रास्ते भर सोती रही थी। मेरा हाथ छोड़ें, वो मिनमनाई। ये तुम हो एमा हसन, इतनी बेबस, इतनी मजबूर। वो तज़हीका मेज़ अंदाज में हंसा तो एमा की आंखें भर आ गईं। खुदा के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें, बस निकल गया सारा दमखम। शाहजेब, प्लीज़ आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसका हाथ छोड़ता वो उठ खड़ा हुआ। किस कदर दोगले शख्स हो शाहजेब मलिक। इसलिए आहिस्ता बोलूँ कि तुम्हारी माँ बहनों को तुम्हारी असलियत का इल्म ना हो जाए। ये जो तुमने नाम नेहाद तहजीब का चोला ओढ़ रखा है, कहीं उसकी हकीकत तुम्हारे घर वालों को मालूम ना हो जाए। क्या किया है मैंने? बोलो, ऐसा क्या देखा है तुमने मेरे किरदार में? उसका चेहरा अपने दाएं हाथ में जकड़ते हुए वो गुर्राया। एमा बेगम, अभी तुमने देखा ही क्या है? मेरी वहशतों की इंतहा तुम सह नहीं पाओगी, इसलिए बेहतर होगा अपनी ज़बान बंद रखो। तुम जैसी औरतों के साथ तो इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। एक झटके से उसे बेड पर गिराया और उठकर वॉशरूम में चला गया। आई हेट यू, आई हेट यू, उसने चिल्लाते हुए तकिए उठाकर बेड से नीचे फेंक दिए। साइड टेबल पर हाथ मारकर गुलदान नीचे गिरा दिया। आमना चाय लेकर अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर भूंज का रह गई। भाभी, उसने डरते डरते एमा का शाना हिलाया। चली जाओ यहाँ से, तन्हा छोड़ दो मुझे। उसने हाथ मारकर आमना के हाथ में पकड़े चाय के बर्तन नीचे गिरा दिए। चीनी की नफीस प्यालियाँ गिरकर चिकनाचूर हो गईं। गर्म चाय के छींटे आमना के पैरों पर भी पड़े थे। भाभी, आमना ने एक बार फिर उसे संभालना चाहा, मगर उस पर तो गोया जुनून तारी हो गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। शोर की आवाज़ सुनकर बेजी और आयशा भी दौड़ी चली आईं। चले जाओ सब यहाँ से, वो किसी को भी खातर में ना ला रही थी। शाहजेब भी वॉशरूम से निकल आया था। एमा को देखकर उसकी रगें तन गई। एमा, मेरी धी होश कर, बेजी ने चमकारा तो उसने उनका हाथ भी झटक दिया। माँ की ये तौहीन शाहजेब से बर्दाश्त न हो सकी। क्या तमाशा लगा रखा है? दरज से लहजे में एमा से दरियाफ्त किया। तमाशा? तमाशा तो मैं अब तुम्हारा लगाऊंगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? शाहजेब का गिरेबान दोनों मुट्ठियों में दबोचकर चिल्लाई। माँ बहनों के सामने ये अंदाज शाहजेब का खून खौल उठा। चटाख उसका हाथ उठा एमा के बाएं गाल पर निशान सबत कर गया। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी थी। ना पुत्र, वो अपने होश में नहीं है। बेजी का ख्याल पुख्ता हो गया था कि उस पर पागलपन का दौरा पड़ा है। होश में ही तो ला रहा हूँ इसे। शाहजेब की आंखें लहूरंग हो रही थी। आप फिक्र न करें, मैं संभाल लूँगा। आमना, आयशा, तुम लोग बेजी को लेकर अपने कमरे में जाओ। पुत्र, वो बेजी ने जाने में तामुल किया। बेजी, तुसी फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। बेजी को मुतमिन करके वो दरवाज़ा बंद करके पलटा। एक सुलगती हुई नज़र एमा पर डाली, जो अब बेड पर ऊंधे मुँह लेटी सिसक रही थी। लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। शाहजेब ने दाएं हाथ से उसके बाल जकड़कर एक झटके से सर उठाया तो उसकी सिसकी निकल गई। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, नफरत है मुझे तुमसे। वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने को हलकान हुई थी। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूँगा एमा बेगम कि तुम ये पागलपन के दौरे भूल जाओगी। तुमने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रखा है। वो गुर्राया और एमा बेबसी से लब काट कर रह गई। वो चाह कर भी खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना करवा पाई थी। आप ही पापा कह रहे हैं खाना खा लें, फरवा ने दरवाजे की ओर से झांक कर कहा। एमा ने एक तीखी नज़र उस पर डाली।
मुझे भूख नहीं है, रूखे से अंदाज में कहकर वो करवट बदल गई। एमी जान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पापा की आवाज़ पर वो उठ बैठी। हसन बेग उसके करीब ही पलंग पर बैठ गए। जी ठीक हूँ, वो नज़रें झुकाकर बोली। तुम शाहजेब के साथ खुश तो हो? छोड़ें पापा, खुशी की बात मेरे सामने ना किया करें। हसन बेग एक लम्हे को खामोश रह गए। कल से वो इसी तरह अपने कमरे में बंद थी। कल वो पूरे 4 माह बाद एमा से मिलने मलिक हवेली गए थे। उन्होंने महसूस किया था कि सब बहुत खामोश खामोश थे। शाहजेब तो घर पर था ही नहीं। आपा खैर है? सब ठीक तो है यहाँ? वो पूछे बिना ना रह सके थे। तब अर्जमंद बानो ने बड़े दिलगीर लहजे में हसन बेग को एमा की हालत के बारे में आगाह किया था। वो सख्त फिक्रमंद थी एमा की जहनी हालत के बारे में। मैं एमी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आखिर बाप थे, बेटी की हालत पर तड़प उठे। एमा भी बिला चून चरा उनके साथ जाने पर तैयार हो गई थी। गुज़श्ता रात शाहजेब ने जो सलूक उसके साथ किया था, उसके बाद तो वो अब उसकी शक्ल भी देखना ना चाहती थी। दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया था कि वो अब लौट कर यहाँ नहीं आएगी। इन 4 माह में उसने शाहजेब मलिक के साथ निभाह करने की बहुत कोशिश की थी, मगर सब बेसूद। वो हसन बेग के साथ चली आई थी। सादिया बेगम ने खासे सज से अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। ये औरत मेरी बर्बादी की जिम्मेदार है। सादिया बेगम को देखते ही उसके जहन में पहला ख्याल यही आया था। एमी बेटा, आज शाम को तैयार है ना? हमें कहीं जाना है। कहाँ? हसन बेग की आवाज़ पर वो चौंकी। डॉक्टर के पास। वो नज़रें चुरा कर बोले। साइकेट्रिस्ट? डू यू थिंक कि मैं पागल हूँ? कदरे तीवरियाँ चढ़ाकर बोली। नहीं बेटा, बाज़ डिप्रेशन में भी। पापा प्लीज़, मैं पागल नहीं हूँ। उसका लहजा तेज़ हो गया। ऑल राइट, तुम आराम करो। हसन बेग उसका सर थपकते हुए उठ खड़े हो। वो खालिद जहनी कैफियत में छत को घूरती रही। उसका जहन उस वक्त बिल्कुल खाली स्लेट की मानंद हो रहा था। महज 25 बरस की उम्र में वो इतने तजुर्बात से गुजर चुकी थी कि ख़ुद को उम्र रसीदा महसूस करने लगी थी। माँ से महरूमी, बाप की दूसरी शादी, अल्लाह ताला की सुतेली माँ का नारवा सलूक, हारून रज़ा और फिर शाहजेब मलिक। कोई याद भी दुख और दर्द से खाली ना थी। कितने खाली हाथ हैं मेरे। उसने अपने दोनों हाथों को खोलकर सामने किया और गौर से हथेलियों को देखने लगी। सफ़ेद और गुलाबी हथेलियाँ सामने थी। चंद कतरे गुलाबी हथेलियों को नम कर गए तो वो चौंकी। बायां हाथ बेख्तियार गाल पर रखा। मैं रो रही हूँ? वो गोया हैरान थी। मैं सारी उम्र मोहब्बतों को तरसती रही, मगर महरूम रही। आंसू की रवानी में तेज़ी आ गई और जाने कब रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे पापा के पास रहते हुए 2 हफ्ते होने वाले थे। शाहजेब ने एक बार भी पलटकर खबर ना ली थी। अर्जमंद बानो ने एक आध बार फ़ोन किया था, मगर उसकी बात ना हो पाई थी। सादिया बेगम से उसके ताल्लुकात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। दिन बड़े बेकैफ गुजर रहे थे। यूँ लगता था जैसे ज़िंदगी पर एक गहरा चमूच छा गया हो। और तब उसकी मुलाकात एक बार फिर हारून रज़ा से हुई। शॉपिंग मॉल में होने वाली मुलाकात बहुत जल्द दोनों को करीब ले आई। एमा को जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी, जो उसे हारून रज़ा की सूरत में मिल गया था। हारून को उसने फ़कत इतना बताया था कि वो शाहजेब मलिक से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। हारून रज़ा 1 माह की छुट्टी पर आया हुआ था। हारून ने जब उसे शादी की ऑफ़र की तो वो एक लम्हे को खामोश रह गई। मैंने खुद को बहुत समझाया, मगर बेबस रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है वो कभी कम नहीं हो सकती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ। वो नज़रें चुरा गई। जानता हूँ, मगर अब तो तुम मुझसे अलहदगी इख्तियार कर चुकी हो। सिर्फ अलहदगी हुई है, तलाक नहीं। तलाक का लफ्ज़ लबों पर लाते हुए यकबार की उसका दिल डूब सा गया। एमा, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहता। अगर तुम समझती हो कि तुम शाहजेब मलिक के साथ खुश रह सकती हो, तो मैं तुम्हें कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि तुम खुला ले लो। आप तो, एमा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम भी सोच रही होगी कि एक ऐसा अजीब शख्स है कि एक पल को शादी की ऑफ़र करता है तो दूसरे ही पल तलाक लेने से मना कर रहा है। एमा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, बेलौस और बेगर्ज। ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर तुम मेरी हमसफ़र बनो, मगर अपनी खुशी से ज़्यादा मेरे नज़दीक तुम्हारी खुशी अहम है। शाहजेब मलिक के साथ गुजरे ये 4 माह मेरे लिए किसी अजियत से कम ना थे। फिर भी तुम सोच समझ कर फ़ैसला करना। अगर फ़ैसला मेरे हक़ में हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, और अगर इसके बरक्स हो तो भी मेरे दिल में तुम्हारा जो मकाम है वो कभी कम ना होगा। उस रात वो ठीक से सो भी ना पाई थी। हारून रज़ा की बातें उसके जहन के ऐवानों में चकराती फिर रही थीं। उसने कभी मुझे मोहब्बत की नज़र से भी नहीं देखा। इसमें कसूर सरासर तुम्हारा है। बहरहाल वो एक मर्द है। शादी की पहली रात तुमने जो सलूक उसके साथ किया, वो तो क्या कोई भी मर्द ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शक्की मिजाज और तंग जहनीत का शख्स है। जब एक लड़की खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रही हो कि शादी से पहले उसकी ज़िंदगी में कोई और भी था। नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया था कि मेरे लिए किस किस का प्रपोज़ल आया था। मेरा मकसद सिर्फ ये बावर कराना था कि मेरी नज़र में शाहजेब मलिक की कोई अहमियत नहीं थी, जबकि मैं उससे बेहतर प्रपोजल्स ठुकरा चुकी थी। दिल ने सरस से दिमाग की बात रोकी थी। तुम कुछ भी कहो एमा, हसन मान लो कि कसूर तुम्हारा भी है,
तुमने कभी शौहर को शौहर की हैसियत से कबूल करने की कोशिश ही नहीं की। दिलो दिमाग की इस जंग से तंग आकर वो अपने कमरे में चली आई। दिल अजीब सा हो रहा था, जिस्म पसीने में शराबूर था, उसका जी मतलाने लगा। वो चकराकर बेड पर गिर गई। फिक्र की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और आपका तो पहला बच्चा है, इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर के अल्फाज उसके जहन पर हथौड़े की मानंद बरसे थे। डॉक्टर सादिया बेगम को चंद मज़ीद हिदायत दी थी, मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। रात को उसने फैसला कर लिया था कि वह शाहजेब मलिक से तलाक लेकर हारून रज़ा से शादी कर लेगी, और 2 रोज़ में वो हारून को ग्रीन सिग्नल भी देने वाली थी कि ये सब हो गया, जो उसके वहम गुमान में भी ना था। सादिया बेगम ने सपाट से अंदाज में यह खबर हसन बेग को सुनाई थी। एमा का मूड फिलवक्त उसकी अपनी समझ से भी बाहर था। वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। शाम की चाय पर साद उसे बुलाने आया तो वो बाहर निकली। हारून सुबह से कई बार फ़ोन कर चुका था, मगर वो हर बार फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती थी। पापा, मैं शाहजेब से खुला लेना चाहती हूँ, बिला तमहीद उसने हसन बेग से कहा था। हसन बेग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, जबकि सादिया बेगम बेनियाज बनी चाय पीती रही थी। मगर एमी बेटा, पापा प्लीज़, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी मर्ज़ी से जी लेने दे। वो जैसे आई थी वैसे ही पलट गई। अपने रूम में जाकर उसने पहला काम हारून रज़ा को फ़ोन करने का किया। हारून, क्या आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे? यह भी कोई पूछने की बात है? दूसरी तरफ वो खेल उठा था। ऑल राइट, मुझे 8 बजे पिक कर लीजिएगा। उस रोज़ वो खूब जी लगाकर तैयार हुई। रॉयल ब्लू और फिरोज़ी कंट्रास्ट का स्टाइलिश सा सूट ज़ेबतन किया, शोल्डर कट लेयर्स में कटे बालों को खुला छोड़ दिया, आईलाइनर से सजी आँखें और डार्क मरून लिपस्टिक उसके गोरे रंग पर चमक रही थी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो तैयार होकर बाहर आई तो सादिया बेगम पूछे बिना न रह सकी। आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ मैं। तभी हारून रज़ा की गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो गेट क्रॉस कर गई। बहुत अच्छी लग रही हो। हारून की सिताइश भरी नज़रों पर वो झींक कर मुस्कुरा दी। कहाँ चलें? गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने पूछा था। किसी अच्छी सी जगह पर चलें। वो मुस्कुराई। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। हारून की हमराही में वो शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो? वो पूछे बिना नहीं रह सका। खुश होने नज़र आने में बहुत फ़र्क होता है। क्या मतलब? मैं आपसे शादी पर तैयार हूँ। ओ रियली? हारून का चेहरा खिल उठा था। मगर एक प्रॉब्लम है। एमा के संजीदा अंदाज पर हारून के मुस्कुराते लब थम से गए। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। वो झिझक सी गई। एमा, क्या बात है? तुम मुझे बताओ तो सही। आई आई एम प्रेग्नेंट। वो निगाहें झुका गई। चंद लम्हों के लिए दोनों के माबैन खामोशी रही। तो फिर? हारून ने कहा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं? एमा खासी हैरान हुई। एमा, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा अहम हो, और तुमसे वाबस्ता हर चीज़ पे मुझे उतनी ही अजीज़ होगी जितनी कि तुम। यू नो व्हाट आई मीन। हारून की बात पर उसकी आंखें छलक उठी थी। रो क्यों रही हो? हारून, आप बहुत अच्छे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? हारून, मैं बहुत थक गई हूँ। उसका लहजा भर आ गया। एमा, सब ठीक हो जाएगा। हारून ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कैसे ठीक होगा? शाहजेब मलिक से खुला लेना बहुत मुश्किल काम है, ख़ासकर अब जबकि मैं उसके बच्चे की। वो लब काटने लगी थी। अल्लाह मालिक है, तुम फिक्र ना करो। हारून के तसल्ली आमेज़ लहजे पर वो तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देख कर रह गई। डिनर के बाद वो घर आई तो ख़ुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। पापा, आप आज ही वकील से कहकर खुला का नोटिस भिजवाइए। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने ये बात इतने आराम से कही जैसे बहुत आम सी बात हो। एमा, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, तुम सोच लो अच्छी तरह। फिर क्या सोच लो पापा? मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, वापसी पर तफसीलन बात होगी। तुम भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लो। हसन बेग उठकर चले गए। आजकल तो कवारी लड़कियों के रिश्ते मिलने मुश्किल हैं। तलाक ले लोगी तो कौन सा शहज़ादा गुलफाम तुम्हें बयाने आएगा? सादिया बेगम के तर्ज पर वो सुलह कर रह गई। आपको इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा। मेरी भला से जो मर्ज़ी करो। बहुत मेहरबानी आपकी। पहले जितनी भलाई आप मेरे साथ कर चुकी हैं काफ़ी है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। इस उम्र में बाप के सर में खाक डलवाएगी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर शरीफों को ज़ेब नहीं देते। आप इस मामले से दूर ही रहें। वो तन फन करके अपने कमरे में चली गई। दोपहर के खाने के लिए भी कमरे से बाहर ना निकली। वो हारून को फ़ोन करने का सोच रही थी जब अर्जमंद बानो और उनके पीछे पीछे हसन बेग और सादिया बेगम अंदर दाखिल हुए। मैं सदके, क्या हाल है मेरी बेटी का? अस्सलाम वालेकुम। वो उठने लगी तो बेजी ने टोक दिया। लेटी रहो बेटा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। रब सोने का बड़ा करम है, उसने ये दिन दिखाया है। बेजी उसकी पेशानी को चूमते हुए उसके पास ही बैठ गई। एमा ने शिकायती नज़रों से हसन बेग की तरफ देखा तो वो निगाह चुरा गए। हसन, मैं कह रही हूँ अपनी नूह को मैं साथ लेकर जाऊँगी। आपा चलें, खाना लग गया है। सादिया बेगम ने
हसन बेग की मुश्किल को हल करना चाहा। अर्जमंद बानो को फ़ोन करके ये सारी सूरत हाल भी सादिया बेगम ने ही बताई थी और अर्जमंद बानो तो जैसे कच्चे धागे से बंधी चली आई थी। पहले मेरी धी के लिए तो कुछ खाने को लाओ, देखो ज़रा कैसी कमज़ोर हो रही है। बेजी मोहब्बत पाश निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। बेजी की मोहब्बत करने वाली फितरत पर एमा भी खुद को बेबस महसूस करने लगती थी। वो चाह कर भी उनके साथ बेरुखी नहीं बरत पा रही थी। मलिक साहब सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे। मैं तो दुल्हन का फ़ोन सुनते ही दौड़ी चली आई। खाने की मेज़ पर बेजी के कहने पर एमा ने चौंक कर सादिया बेगम और हसन बेग की तरफ देखा था। उसका ख्याल था कि बेजी को उस सूरत हाल का इल्म यहाँ आकर हुआ था। शाहजेब और मलिक साहब किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। मुझसे रहा नहीं गया, खबर ही ऐसी थी। ड्राइवर को साथ लिया और आ गई अपनी धी के पास। आपा, आप ये कोफ्ते लेना। सादिया बेगम ने एमा के चेहरे के बिगड़ते जावियों को देखते हुए मौजू बदलना चाहा। अपनी धी को देख लिया, मेरा पेट भर गया। दुल्हन, मेरी धी का सामान वगैरह तैयार करो, हम कल तड़के ही निकल जाएंगे। बेजी की बात पर सबको गोया सांप सूंघ गया। एमा अपनी पेट छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे क्या हुआ? बेजी कुछ हैरान परेशान निगाहों से हसन बेग की तरफ देख रही थी। खाना तो खा ले, फिर बात करते हैं, हसन बेग ने कहा। खाने के बाद जब बेजी को असल सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो दिल थाम कर रह गई। तलाक, तू जानता है हसन, हमारी 7 पुश्तों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जानता हूँ आपा, मगर एमा नहीं मानती। कोई तो वजह होगी। पता नहीं, कुछ बताती भी नहीं है। हसन बेग के लहजे में बरसों की थकन थी। गड़बड़ तो मुझे पहले भी लगती थी। दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाली कोई बात ही ना लगती थी। मैं तो यही समझती रही कि उसकी तबीयत ऐसी है। अब आप ही बताएं आपा, मैं क्या करूं? हाँ, ज़बरदस्ती करने से तो घर नहीं बसा करते। मैं शाहजेब से बात करती हूँ। बेजी का चेहरा मुरझा सा गया। कैसी खबर सुनाई थी बेजी ने कि जिसे सुनकर वो ठीक से खुश भी ना हो पाया था। मगर बाप बनने वाला था कि वो बाप बनने वाला था। असूलन तो उसे खुश होना चाहिए था, मगर जिस तरह ये सब हुआ था दूसरे फरीक की मर्जी के बगैर, ये बात उसे खुश नहीं होने देती थी। एमा से शादी का फैसला सरासर बेजी का था। बेशक वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके मगरूर और ज़िद्दी तबीयत से वो खार खाने लगा था। अव्वल रोज़ से उसने जो रवैया रखा था, शाहजेब का दिल उससे मज़ीद बदजन हो गया था और अब वो तलाक लेना चाहती थी। अव्वल तो ऐसा करना शाहजेब मलिक जैसे शख्स के लिए बेहद मुश्किल था। जो भी था वो उसकी बीवी थी और अपनी बीवी को छोड़ देना उसकी गैरत पर ताज़ियाने से कम ना था। दूसरा, ऐसी सूरत में जबकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो उसे तलाक देने का सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बिलाखिर एक फ़ैसले पर पहुंचकर वो मुतमईन हो गया था। हारून, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। वो मेज़ की सतह पर उंगलियां फेरते हुए बोली। तुम यकीन करो एमा, मुझे तुम्हारे इस फैसले से थोड़ी तकलीफ़ तो हुई है, मगर ये सब वक्ती है। तुम खुश रहो, मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो पलकें छपक छपक कर आंसुओं पर बंद बांधने लगी। कैसी बातें कर रही हो? ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो पुकार लेना। और ये उसकी हारून रज़ा से आखिरी मुलाकात थी। उसने बहुत सोचा था, फिर आखिर ये फ़ैसला किया था। तलाक भी तब ही मौसर होती जब तक वो शाहजेब के बच्चे को जन्म ना दे लेती। अगर मैं शाहजेब से तलाक ले लेती हूँ तो जाहिर है जिस तरह मैं दूसरी शादी करूँगी वो भी करेगा, और ये बच्चा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या एक और एमा हसन इस दुनिया में आने वाली है? बच्चा मेरे पास रहेगा तो बाप सुतेला होगा, और अगर शाहजेब के पास रहेगा तो सुतेली माँ। सुतेली माँ नहीं, नहीं, क्या मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चे के साथ भी हो? रात भर वो नहीं सोचो कि गर्दाब में फंसी रही थी। सुतीले रिश्ते की भेंट मैं चढ़ी हूँ, अपनी औलाद को ऐसे रिश्तों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। हाँ, मैं समझौता कर लूँगी शाहजेब मलिक के साथ। वो रात भर रोती रही थी। अगले दिन लंच पर उसने हारून रज़ा से आखिरी मुलाकात करके उसे अपने फैसले से आगाह किया था। घर पहुंची तो हसन बेग, बेजी और सादिया बेगम खासे खुशगवार मूड में लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। उसे हैरत हुई क्योंकि उन 2 दिनों में उसने पहली बार बेजी और हसन बेग के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी थी। किसी ने उसकी आमद का नोटिस ही नहीं लिया था, और ये बात ज़्यादा हैरानकुन थी। वो अपने कमरे में चली गई। आप, वो ठिठकर रुकी थी। शाहजेब मलिक उसके बेड पर नीमदराज था, हाथ में कोई किताब पकड़ रखी थी। मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? वो उठकर उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो रुख फेर गई। अपनी बीवी को लेने। दोनों बाजुओं से उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाया और ठोड़ी उसके दाएं शाने पर टिका दी। एमा का दिल उछलकर हलक में आ गया। झूठ मत बोलें, आपने मुझे कभी बीवी समझा ही नहीं। वो तड़पकर उसके हिसार से बाहर निकली थी। तुमने कभी मुझे शौहर समझा? वो तुर्की बोला तो वह गड़बड़ा कर रह गई। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। शानों से थाम कर उसे मुकाबिल किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता एमा कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें? मुझे पता है आप ये सब अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं। वो लजाकर चुप हो गई। गला आंसुओं से रंग गया। क्योंकि तुम क्या? शाहजेब ने दिलचस्पी से उसके कंफ्यूज होते चेहरे को देखा।
उस समय वो बहुत प्यारी और दिल के करीब लगी थी। ओ माय स्वीट हार्ट, एक वजह ये भी है, मगर हकीकत ये है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। शाहजेब ने खींचकर उसे खुद से करीब किया तो वो तो जैसे भरी बैठी थी। उसके सीने पर सर रखकर जो रोना शुरू हुई तो खुद शाहजेब के लिए भी उसे चुप कराना मुश्किल हो गया। ओफ, अब चुप भी करो, कोई आ गया तो क्या सोचेगा। शाहजेब का अंदाज ऐसा था कि वो लजाकर उससे दूर हुई थी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। ये बदला बदला अंदाज, ये लबो लहजा, ये मोहब्बत छलकाता शीरी लहजा। वो तो हैरान नज़रों से उसे तकती रह गई। ऐसे क्या देख रही हो आप बदल कैसे गए। लहजा ऐसा मासूम था कि वो कहका लगाए बिना ना रह सका। मैं तो हमेशा से ही ऐसा था, तुमने ही कभी समझने की कोशिश नहीं की। अपनी अना की दीवारों को बुलंद से बुलंद करती गई, कभी मेरे करीब आने की कोशिश ही नहीं की और ना मुझे अपने करीब आने दिया। वह संजीदा हो गया। ऐमा ने कुछ ऐसी नज़रों से उसकी तरफ देखा जिनका मफहूम वो बिना कुछ कहे समझ गया। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया मुझे उस तरह नहीं करना चाहिए था, मगर तुमने बात ही ऐसी की कि मैं खुद पर काबू ना रख सका। आई एम सॉरी। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, गलती तो मेरी ही थी। और वो हारून रज़ा, कुछ बताने या वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब ने उसकी बात काटी। जानती हो, शादी से पहले जब तुम मेरे पास आई थी हारून रज़ा और दिगर प्रपोजल्स के बारे में बताने, तो मैं ये सब पहले जानता था। हसन मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था और मैं समझता हूँ कि इस सब में तुम्हारा उतना कसूर नहीं जितना मामू और मुमानी का है। मामू ने तुम्हें सुतीली माँ के रहमो करम पर छोड़ दिया और तुम्हारी एक्टिविटीज़ पर नज़र ना रखी, और सादिया मुमानी को माँ बनना ना आया ही नहीं। और फिर भी अब वो ताने, वो शकी अंदाज, वो खासी हैरान रही। वो तुम्हें तंग करने की खातिर कहता था। शाहजेब मुस्कुराया तो एमा के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। अगर मैंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की तो उसकी वजह भी आप ही हैं। वो कैसे? आपका अंदाज ही ऐसा होता था कि अगले बंदे की रूह फना हो जाए। मैं तो अब भी ऐसा ही हूँ, सोच लो। वो शरारत से आंख दबाकर बोला। सोच लिया, एमा ने पुरसकून अंदाज में कहते हुए उसके कुशादा सीने पर सर रख दिया। वैसे ये नई इतला है मेरे लिए कि पागल सोचते भी हैं। शाहजेब के शरीर अंदाज पर एमा ने घूर कर उसे देखा, फिर वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। बाहर लाउंज में बैठे हसन बेग और अर्जुमंद बानों के चेहरों पर तमानियत दौड़ गई। उनके बच्चों ने खुले दिल से एक दूसरे को कबूल कर लिया था। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। इसके साथ ही इस नावल का यहाँ इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।